दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों आज 12 अक्टूबर है और 12 अक्टूबर की तारीख को बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में 2025 के साल के साथ कैसे याद करें। क्या इसे गुड बाय नीतीश का नाम दिया जाए या नीतीश कुमार किसी बड़े खेल को खेलने वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या नीतीश कुमार को अपनों ने खंजर भोंकने का काम किया। क्या उनके अपने लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर खेलने लगे। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 सालों से जिस प्रकार से गठबंधन के अंदर अपनी बड़े भाई की भूमिका को बरकरार रखे हुए थे, उस भूमिका को एक झटके में सीमित कर बिहार के मतदाताओं को यह संदेश दे दिया गया कि अब 14 नवंबर को गुड बाय नीतीश के लिए तैयार हो जाइए। और जब 14 नवंबर को गुड बाय नीतीश की परिस्थितियां बनाई जा रही है, आज एक तरह से अनौपचारिक ऐलान उसका कर दिया गया, तो उसके बाद की परिस्थितियों में बिहार के अंदर संविधान बचाने का नैरेटिव कैसे चलेगा। बिहार के महादलितों को यह भरोसा कौन दिलाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में संविधान और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। बिहार में अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय की गारंटी कौन देगा। बिहार के कुर्मी कुशवाहा यानी लौकुश समाज के लोगों को और बिहार के उन तमाम लोगों को जिन्होंने बिहार में नीतीश कुमार के शासन में बदलाव के एक दौर को देखा है, उस बदलाव के दौर को चुनावी हिंदुत्व की बयार में बहाने की कोशिश में नाकाम भारतीय जनता पार्टी 2025 में भी चिराग मॉडल के सहारे ही सही, एक दूसरे तरीके के चिराग मॉडल के सहारे ऑपरेशन नीतीश को मुकम्मल करके ही मानेगी। इसकी बुनियाद जब रख दी गई है तो बिहार के एक बहुत बड़े सामाजिक हिस्से को आखिर उनका भरोसा कौन दिलाएगा। तो क्या भरोसा खोने के बाद बना हुआ गठबंधन नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से किनारे किए जाने और मुख्यमंत्री पद पर नहीं बिठाने की पूरी स्क्रिप्ट लिखे जाने के बाद तैयार हुआ गठबंधन क्या आगामी विधानसभा चुनाव में भरोसे के साथ जा पाएगा। सवाल यह है, और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अब पूरी गेंद लालू यादव और तेजस्वी यादव के पाले में है। क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में अगले 24-48 घंटे में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक खेल खेलने वाले हैं। नीतीश कुमार के सामने खुला आसमान है। नीतीश कुमार के सामने एक राजनीतिक पारी खेलने के लिए बिल्कुल खुला मैदान पड़ा हुआ है। और जिस तरह से महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के हाथ करीब करीब बांध दिए, जिस तरह से भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के एकदम से हाथ बांधने का काम कर दिया, उसके बाद की परिस्थितियों में अब नीतीश कुमार के पास जो खुला खेल खेलने का मौका है, क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली में सुनवाई खत्म होने के बाद कल सीधे पटना के लिए रवाना होंगे। क्या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन स्थापित हो गया है। इन तमाम सवालों पर हम आपके साथ अभी चर्चा करेंगे कि बिहार क्या अंतिम दौर में खेला होने जा रहा है और क्या बिहार का सियासी परिदृश्य एकदम से 180 डिग्री पर बदलने के हालात खड़े हो गए हैं। जमीन पर एनडीए गठबंधन का सिराजा आज करीब करीब बिखर गया। कागजों पर भले ही सौहार्दपूर्ण दिखाने की कोशिशें हैं, और जरा आप इन ट्वीट्स को देखिए। इसमें जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, इसी ट्वीट में आप देख सकते हैं कि उनके साथ साथ चिराग पासवान, युवा बिहारी चिराग पासवान का ट्वीट है, उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का ट्वीट है। और चारों ट्वीट की भाषा और हैशटैग को आप देखिए, बिल्कुल ऐसा लगा है कि किसी एक व्यक्ति ने लिख करके एक टूल किट की तरह सबको थमा दिया है कि यही ट्वीट करना है, यही लाइन पढ़नी है, और कट कॉपी पेस्ट करने का काम इन चारों ने कर दिया है। जीतन राम मांझी को छोड़कर तमाम पार्टियों के नेताओं ने यह पूरा खेल खेल दिया है। लेकिन जरा इस खेल की टाइमिंग पर ध्यान दीजिए और कैसे 2014 में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ कमोबेश इसी तरह का खेल खेला गया था। उस पूरी घटना को देखकर आपको लग जाएगा कि क्या वाकई नीतीश कुमार को, जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि चाचा को घेर लिया गया है, चाचा घिर गए हैं, तो क्या तेजस्वी यादव अब चाचा को उस घेरे से निकालने के लिए अंतिम समय में तैयार होकर के सामने आ रहे हैं। बिहार को भारतीय जनता पार्टी में के हाथ में जाने से बचाने की जिम्मेदारी स्वाभाविक है कि एक बार फिर
सांप्रदायिकता के खिलाफ इस देश में सबसे मजबूत ताकत लालू यादव माने जाते हैं और उन्होंने पहले भी इसका उदाहरण पेश किया है, अब उनके हाथों में जाकर के पूरी तरह से समा गई है। दरअसल पूरे पूरे खेल की जो टाइमिंग है वो बड़ी दिलचस्प है। 2 हफ्ते पहले, तकरीबन 2 हफ्ते पहले यह तय हुआ कि राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब के मामले में तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी की पेशी होगी। 13 अक्टूबर को यह पेशी होगी। 13 अक्टूबर की पेशी के लिए जब ये लोग पटना से दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ चुके और जब तय हो गया कि 12 अक्टूबर को लालू परिवार दिल्ली आएगा, तेजस्वी यादव दिल्ली आएंगे, तो 11 अक्टूबर की आधी रात यानी तकरीबन 12-14 घंटे पहले जेडीयू के शीर्ष नेताओं में नंबर 2 और नंबर 3 माने जाने वाले ललन सिंह और संजय झा को दिल्ली से मैसेज भेजा जाता है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मैसेज भेजा जाता है कि दिल्ली पहुंचिए। वो दिल्ली पहुंचते हैं और उनके दिल्ली पहुंचने के बाद सीट शेयरिंग के मामले में तब तक इंतजार किया जाता है जब तक लालू परिवार का प्लेन दिल्ली में लैंड नहीं कर जाता। जब ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं उसके बाद ऐलान होता है कि अब नीतीश कुमार गठबंधन के अंदर बड़े भाई नहीं है। जदयू और भाजपा 101 सीटों पर लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 6 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को, 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी जाएंगी। ये ऐलान पहले भी तो हो सकता था। इस ऐलान के लिए 12 अक्टूबर के शाम की तारीख क्यों तय की गई? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्यों ये नहीं बताया गया? ये ट्वीट के माध्यम से क्यों बताया गया? आमतौर पर परंपरा यही रही है कि सीट शेयरिंग का ऐलान सभी दलों के शीर्ष नेता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करते हैं। कई सीट शेयरिंग के ऐलान को हम लोगों ने देखा है। 2015 में जब लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस के बिहार प्रभारी सीपी जोशी ने एक साथ बैठकर ऐलान किया कि जेडीयू 101, आरजेडी 101 और कांग्रेस 41 सीटों पर लड़ेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले हम सब ने देखा कि नीतीश कुमार, अमित शाह और रामविलास पासवान ने एक साथ खड़े होकर ऐलान किया कि 17 सीटें जेडीयू और भाजपा लड़ेगी और उसके बाद 6 सीटें चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी। ठीक इसी तरीके से 6 अक्टूबर 2020 को बिहार एनडीए के शीर्ष नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि 115 सीटें जेडीयू, 110 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 11 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी और 7 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। उस वक्त भी 5 सीटों से जेडीयू को बड़े भाई का दर्जा दिया गया था। इस बार वो बड़े भाई का दर्जा खत्म कर दिया गया। मुख्यमंत्री के तौर पर 25 से 30 फिर से नीतीश, ये ऐलान भाजपा के शीर्ष नेताओं ने नहीं किया। समय समय पर भाजपा के मुख्यमंत्री पद की इच्छा भी बीजेपी के लोग जाहिर करते रहे। अमित शाह का एक इंटरव्यू भी छपा था और एक टीवी चैनल के कॉन्क्लेव में भी उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो होगा, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इस तरह के सवालों के जवाब ऐसे कॉन्क्लेव में नहीं दिए जाते। कायदे से जनता दल यूनाइटेड को उस वक्त सतर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व, खुद नीतीश कुमार, क्या उस वक्त सतर्क नहीं थे? और क्या अब परिस्थितियां पूरी तरह से बंद हो गई है? आखिर लालू परिवार के पटना छोड़ने, दिल्ली पहुंचने, कोर्ट में पेश होने की नौबत आने ठीक उसी वक्त नीतीश कुमार को का बड़े भाई का दर्जा कट शॉर्ट क्यों किया गया? और तब कट शॉर्ट किया गया जब पूरी तरह से नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच कनेक्शन होने की संभावना बीजेपी की नजर में समाप्त दिखाई देती है। लेकिन क्या बीजेपी की नजर में आरजेडी और जेडीयू के बीच कनेक्शन की संभावना वाकई समाप्त हो गई है? कई सारे सवाल इसके इर्द गिर्द हैं और इन सवालों पर आने के पहले महाराष्ट्र की जिस घटना की बात मैंने की थी वो 2014 की है। 2014 के सितंबर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका था कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को अंत तक टहलाया गया कि सीट शेयरिंग में बात हो रही है और नॉमिनेशन फाइलिंग में जब 1 या 2 दिन बचे थे, अचानक भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि नहीं, हम तो अकेले सारी सीटों पर लड़ेंगे, शिवसेना के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी बेचैन, क्षेत्रफल में बहुत बड़ा राज्य का कोई इलाका 900, 1,000 किलोमीटर दूर, इतनी जल्दी सिंबल कैसे पहुंचेगा? किसी तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी अकेले चुनाव लड़ने गई और महाराष्ट्र में अंततः भारतीय जनता पार्टी ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वाला अपना दर्जा हासिल किया।
बिहार के मामले में लालू यादव और नीतीश कुमार को तैयारियों और सीट सिलेक्शन का वक्त कम मिले, इसके लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया में 3 दिन बीत जाने के बाद तब इसका ऐलान किया गया। इसके मायने को क्या नीतीश कुमार नहीं समझते हैं? दरअसल नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था, वो राजनीतिक गठबंधन कम एक सामाजिक समीकरणों को जोड़ने वाला गठबंधन ज्यादा था। भारतीय जनता पार्टी को यह लगता था कि अपर कास्ट और वैश्य समुदाय का वोट, तिलक तराजू और तलवार वाला वोट भारतीय जनता पार्टी के सहारे इस गठबंधन से जुड़ेगा और जनता दल यूनाइटेड के सहारे लौकुश समाज का वोट, अति पिछड़ा समाज का वोट, जिसके लिए नीतीश कुमार ने काफी कुछ किया भी है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। जितना होना चाहिए था उतना किया या नहीं किया, ये सवाल बड़ा जरूर है, लेकिन कुछ तो किया है, ये बात जरूर सत्य है कि अति पिछड़ा समाज को उन्होंने नगर निकाय और ग्राम पंचायतों में 20% आरक्षण देकर उनके प्रतिनिधित्व को बड़ी संख्या में सुनिश्चित करने का काम किया था। महादलित समुदाय के लिए भी नीतीश कुमार ने करने की कोशिशें की, कितना किया नहीं किया एक अलग का विषय है, लेकिन महादलित समुदाय में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो भाव रहा हो, नीतीश कुमार के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है और बिहार के पिछले कई चुनावी नतीजों से स्पष्ट होता है कि महादलित और अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार के साथ एकजुट रहा है। लेकिन जब इन सभी समाज के लोगों को, जिन्हें हम जेडीयू के कोर वोटर के तौर पर देखते हैं, इनके बीच में संविधान मुद्दा बना हुआ है कि संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, संविधान बदल तो नहीं दिया जाएगा, इनके बीच में आरक्षण मुद्दा बना हुआ है। मोहन भागवत जैसे आरएसएस के सरसंचालक ये बयान दे चुके हैं कि आरक्षण की समीक्षा होगी। उस समीक्षा के मुद्दे पर बिहार का 15 का चुनाव लड़ा जा चुका है। उस आधार पर उस परिस्थितियों को और बिहार के इतिहास भूगोल को देखते हुए अब वो वोटर भाजपा और लोजपा की सीटों पर कितने मन से वोट करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार खुद क्या इस तरह की परिस्थितियों में इस अलायंस में टिकेंगे। एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जिस सवाल के इर्द गिर्द जब हम महागठबंधन की मौजूदा परिस्थितियों को देखें, कई चीजें साफ हो जाती है। महागठबंधन में भी अब तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है। महागठबंधन में कौन किसको डिच कर देगा, कौन बड़ा भाई नहीं रहेगा, यह सवाल कतई नहीं है। आप राजद से पूछे, कांग्रेस से पूछे, इस बात में कहीं कोई शक शुबा नहीं है कि महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी होगी और सबसे बड़ी पार्टी होगी तो चुनाव में सर्वाधिक सीटें भी वही जीतेगी, ये बात करीब करीब तय है। और सरकार बनने की स्थिति में उसी का मुख्यमंत्री होगा, यानी तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के जीतने की सूरत में मुख्यमंत्री होंगे, चाहे वो घोषित हो या ना हो, ये बात भी तय है। लेकिन अब तक वहां सीट शेयरिंग नहीं हुई है और जब अब तक वहां सीट शेयरिंग नहीं हुई है, मुकेश सहनी रहेंगे या जाएंगे कोई तय नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन अंतिम समय में हो जाएगा, ये चर्चा तब तक बिहार की सबसे बड़ी चर्चा थी जब तक सीट शेयरिंग का ऐलान एनडीए की तरफ से नहीं किया गया था। सवाल यह है कि जिस 9 नंबर त्यागराज मार्ग के बंगले में कभी जेडीयू की पूर्व पार्टी समता पार्टी की स्थापना की बुनियाद रखी गई थी, उसी 9 नंबर के त्यागराज बंगले में रहते हुए, ललन सिंह के रहते हुए, नीतीश कुमार के दोस्त के रहते हुए, क्या जनता दल यूनाइटेड के खात्मे की, बीजेपी के सामने साष्टांग दंडवत की परिस्थितियां भी उसी बंगले से तैयार कर दी गई है। कई सारे बड़े सवाल हैं और इन सवालों के इर्द गिर्द जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार आने वाले 2 दिनों में क्या फैसला लेंगे, इसके लिए तेजस्वी यादव की भूमिका का हमें इंतजार करना होगा। तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास तो जरूर है कि बिहार की सियासत में भारतीय जनता पार्टी यदि एक बार घुस गई तो तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के घुसने का मतलब होगा बिहार का एक तरह से 15-20 सालों के लिए सांप्रदायिकता की चाशनी में डुबोने की पूरी बिसात बिछ जाना। और क्या उस बिसात को बिछने देने के लिए वो नेता तैयार है जिसने लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोककर, लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करके इस देश में भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध रथ के घोड़े को लगाम लगाने का काम किया था। निश्चित तौर पर लालू यादव इसके लिए तैयार नहीं होंगे। लालू यादव कहते भी रहे, ऐसे कैसे भाजपा अपनी सरकार बना लेगी, अपना मुख्यमंत्री बना लेगी, हम लोग नहीं है क्या, ये लालू यादव की भाषा है। तो क्या उस हम लोग की बुनियाद अब पड़ गई है? क्या वो हम लोग अब लालू यादव उसमें फाइनल कॉल लेने के लिए तैयार हो गए हैं?
इंतजार कीजिए, यही रात अंतिम, यही रात भारी वाली स्थिति अभी बनी हुई है। आज की रात बिहार की राजनीति में कयामत की रात की तरह नजर आए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि कल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी बड़ी खबर होगी या उस पेशी के पहले बिहार की सियासत में कुछ होगा, वो बड़ी खबर होगी। या रात में ही डैमेज कंट्रोल करते हुए 2-3 सीटें बढ़ाकर जेडीयू को दे दी जाएंगी और बड़े भाई का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा, ये बड़ी खबर होगी। कुछ तो होना तय है। तय मानिए कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होना एकदम तयशुदा है। और अब जिस तरह से चंद्रचूड़ साहब के फैसले के बाद राज्यपालों के हाथ बंध गए हैं, उसके बाद यदि कल्पना कीजिए कि नीतीश कुमार ने भाजपा कोटे के मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया, तो क्या राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए भी कह सकते हैं नीतीश कुमार को? जाहिर सी बात है, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। फ्लोर टेस्ट के लिए नीतीश कुमार को कहने की नौबत लाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव किसी न किसी दल को लाना होगा। अब गवर्नर के हाथ से चीजें उस मामले में निकल चुकी हैं और इस बात को नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं कि आज के हालात में, बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों में अब वैसा कुछ भी नहीं होना है जो महाराष्ट्र में 2022 में हुआ था। गुवाहाटी मॉडल से सिंधे मॉडल की बुनियाद डाली गई थी। बिहार में जिन्हें सिंधे समझा जा रहा है वो राज्यसभा और विधान परिषद वाले लोग हो सकते हैं, वो ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को तभी हटाया जा सकता है जब नीतीश कुमार मौजूदा एनडीए के फॉर्मूले पर सहमत होते हुए एनडीए के अंदर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाए। देखते जाइए क्या होता है, लेकिन याद रखिए आज की रात बिहार की राजनीति पर बहुत भारी पड़ सकती है, बहुत भारी पड़ सकती है और बहुत बड़े खेल की बिसात आपको अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।